अपनी गाड़ी से बनारस से लखनऊ वापस आ रहा था कि तभी तेज बरसात होने लगी। मूसलाधार बारिश ने आफत सी मचा दी थी। इस बारिश के बारे में मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। मैं बनारस में अपनी माँ से मिलने गया था और वह मुझे रोक भी रही थी कि इतनी तेज बारिश में मत जाओ, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे आज लखनऊ पहुँचना ही होगा क्योंकि कल मुझे ऑफिस जाना है। मेरी माँ कहने लगी, तेज बारिश होने वाली है, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम इस मौसम में वापस जाओ। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वापसी के लिए निकल गया। अभी आधा रास्ता भी मैंने तय नहीं किया था कि तेज गरजते बादलों ने मुझे बारिश के असर सुनाई दिए थे। फिर बारिश ने बूंदाबांदी शुरू की। उसके बाद तो इस कदर तेज बारिश शुरू हुई कि सामने आने वाली गाड़ियां भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अपनी गाड़ी एक सुनसान सड़क की तरफ मोड़ ली। मैंने सोचा कि शॉर्टकट ले लेता हूँ। इस रास्ते से मैं एक दो बार पहले भी आ चुका था, इसलिए मुझे रास्तों के बारे में पता था। ये कच्चा रास्ता था जो कुछ जंगल जैसा लगता था। मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी उस रास्ते को तय करके पहुंच जाऊं। लेकिन बारिश इस तरह तूफानी रूप ले चुकी थी कि मुझ जैसा निडर इंसान भी अब डरने लगा था। मैंने गाड़ी जंगल की तरह बढ़ा दी। अभी मुझे 10 मिनट ही हुए थे। मैं जंगल के झाड़ियां के बीचों बीच कच्चे रास्ते में अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहा था कि जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सामने कोई लड़की है। कुछ पल के लिए ये लगने लगा कि उस वक्त जंगल में लड़की कैसे हो सकती है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। ये सोचकर मुझे डर महसूस हुआ। वह लड़की बिल्कुल मेरी गाड़ी के सामने थी और अपने हाथ के इशारे से गाड़ी को रोकने के लिए कह रही थी। अगर वह मेरी गाड़ी के दाएं बाएं खड़ी होकर मुझे रोकने की कोशिश करती तो शायद मैं गाड़ी नहीं रोकता, लेकिन वह बिल्कुल गाड़ी के सामने थी। मजबूर होकर मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। अंदर ही अंदर मैं घबरा रहा था कि कोई भी लड़की रात के इस समय जंगल में नहीं हो सकती। वह लड़की भागती हुई मेरी गाड़ी के फ्रंट डोर की तरफ आई और मेरी खिड़की खटखटाने लगी। मुझे खिड़की के शीशे नीचे करने के इशारे करने लगी। बारिश में वह लड़की पूरी तरह से भीगी हुई थी। काफी खूबसूरत सी उसने एक ड्रेस पहनी थी जो बारिश की वजह से उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। एक पतले से दुपट्टे से खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी नजरें उसके सर से पैर तक का जायजा लेने लगी। बारिश ने उसकी खूबसूरती को एक अलग ही रंग दे दिया था। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। वह कहने लगी, प्लीज गाड़ी का दरवाजा खोल दो, मेरे पीछे 4-5 लड़के पड़ गए हैं, मेरी इज्जत को बचा लीजिए। चेहरे से लग रहा था कि वह अभी रो देगी। काफी डरी हुई और बदहवास भी थी। मैंने सोचा, तेज बारिश में ये यहाँ क्या कर रही थी और इसके पीछे लड़के कैसे पड़ गए थे। इस सवाल ने मुझे उस लड़की के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए, कहने लगी भगवान के लिए मुझे लिफ्ट दे दो। लखनऊ पहुंचते ही आप मुझे गाड़ी से उतार देना। मुझे तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। मैंने उससे कहा, ठीक है आप बैठ जाओ। मेरा ये कहना था कि वह जल्दी से दूसरे फ्रंट डोर की तरफ आई और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसने दरवाजा बंद किया, कहने लगी, जल्दी जल्दी यहाँ से चलो, कहीं वो लोग मेरे पीछे ही ना आ जाए। वह बार बार पीछे की तरफ देख रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वह मुझसे कह रही थी, गाड़ी की स्पीड तेज करो। मैंने कहा कि आप यहाँ जंगल में कैसे पहुंची। मेरे सवाल पर वह कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार हुई। मेरी बात का जवाब देने के बजाय कहने लगी, आपके पास पानी है क्या, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मैं गाड़ी में पानी की बोतल रखता था, इसलिए मैंने पानी की बोतल उठाई और उसकी तरह बढ़ा दी। उसने वह बोतल खोली और पानी पीने लगी, साथ ही बाहर भी देखने लगी। मैं जो इंतजार में था कि वह मुझे यहाँ जंगल में पहुँचने की वजह बताएगी, लेकिन उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे की बदहवासी और घबराहट काफी हद तक कम हो चुकी थी। मैंने फिर कहा, आप इस जंगल में कैसे पहुंची। मेरे 2 बार सवाल करने पर वह मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। कहने लगी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं बहुत परेशान थी, रास्ता सुनसान था, मैं गाड़ी में ही बैठी हुई थी, वहां पर कुछ लड़कों की गाड़ी गुजरी, मेरी गाड़ी देखकर वह गाड़ी रुक गई। मुझे गाड़ी में अकेला देखकर लड़के मेरे गाड़ी का दरवाजा खटखटाने लगे। उनसे अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने पिछली सीट का दरवाजा खोला और भागने लगी। वह लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने जंगल का रास्ता ले लिया। भागते भागते मुझे आपकी गाड़ी नजर आ गई। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि आप लखनऊ में कहाँ रहती हैं। कहने लगी कि आपको मुझे मेरे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, शहर पहुंचते ही मैं आपकी गाड़ी से उतर जाऊंगी। मैंने कहा कि आप अकेले गाड़ी में सफर क्यों कर रही थी।
वह भी रात के इस समय एक लड़की का अकेले सफर करना मेरे तो समझ से बाहर था। मेरे इस सवाल पर वह फिर से मुझसे नजरें चुराने लगी। साफ लग रहा था कि जैसे वह इस बात का जवाब ही नहीं देना चाहती थी। जब मैंने ये देखा कि वह मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहती तो मैंने भी उससे कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। लेकिन कुछ ही दूरी तय की थी कि मेरी गाड़ी एकदम एक झटके से रुक गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश में बाहर निकलकर गाड़ी को चेक करना मुझको मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और देखने लगा कि आखिर उसमें क्या खराबी आ गई, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तो अंधेरी रात, फिर बरसात, उस पर एक खूबसूरत लड़की मेरे साथ। ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में बहुत सी गलत सोच जन्म लेने लगी। ऐसे मौके पर मर्दों को अपने जज्बात और ख्याल पर काबू रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। उस पर गाड़ी खराब, समझ नहीं आ रहा था कि वह रुकी क्यों। बहरहाल इस 5 मिनट में मैं पूरा बारिश में भीग चुका था। सर्दी भी लग रही थी। मैं गुस्से से अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि गाड़ी अब चलेगी। इस जंगल से कुछ ही दूरी एक गांव था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए कुछ दूर पैदल चलने की जरूरत थी, वह भी घने झाड़ियां के बीचों बीच। मैं गाड़ी से बाहर निकल गया। वह लड़की कहने लगी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने कहा, गाड़ी खराब हो गई है, नहीं चल रही है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, देखो मैं सब जानती हूँ, आपने ये गाड़ी जानबूझकर रोकी है ताकि। इतना कहकर वह चुप हो गई। उसकी अधूरी बात का मतलब जानकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं हैरत से उसे देखने लगा। मैंने कहा, मतलब क्या है आपका? वह कहने लगी, मैं सब समझती हूँ कि लड़कों की गाड़ियाँ रात के सन्नाटे में क्यों रुक जाती है। जब एक लड़की किसी से लिफ्ट मांगकर हालात से मजबूर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है तो गाड़ी रास्ते में खराब हो जाए तो लड़का अपनी शराफत दिखाता है, मुझे इसका अंदाजा है। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से से बौखला गया। मैंने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है। एक तो मैंने आप पर एहसान किया, आपको लिफ्ट दी, लेकिन आप मेरे ही कैरेक्टर पर शक कर रही है। वह कहने लगी, आपने गाड़ी क्यों रोकी? मैंने कहा, ऐसा करो, आप मेरी जगह बैठ जाओ और गाड़ी को चलाओ। अगर आपको ये लगता है कि मैंने जानबूझकर रोकी है तो बोलना। मैंने कहा, हर लड़का उन लड़कों जैसा नहीं होता जिनके हाथ आज आप लगने वाली थी। आप अच्छी तरह से जानती हो कि वह आपके साथ क्या कर सकते थे। ये सुनकर वह अपने आप में सिमट कर बैठ गई। मैंने कहा, देखो ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही है यह मुझे नहीं पता। यहाँ कुछ दूरी पर एक गांव है, वहाँ पर हम किसी से मदद मांगकर रात गुजार सकते हैं। जैसे ही सुबह होगी मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा कर आपको छोड़ दूंगा। वह कहने लगी, इस बारिश में हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? मैंने कहा कि गाड़ी में बैठने से तो बेहतर है, वैसे भी तुम पहले ही बारिश में भीग चुकी हो। मेरी बात सुनकर उसने अपना दुपट्टा खुद पर लपेट लिया। मुझे अंदर ही अंदर हंसी आई थी कि तुम्हारा दुपट्टा मुझसे क्या ही छुपा सकता है। अगर इतना ही अपनी इज्जत का ख्याल है तो रात के इस समय सफर ही नहीं करना चाहिए था। फिर वो लड़की गाड़ी से बाहर निकल गई। मैं भी गाड़ी को लॉक करके बाहर निकल गया और उसके साथ पैदल चलने लगा। लेकिन मैं शॉर्टकट के चक्कर में रास्ता भटक चुका था। रात के अंधेरे में समझ ही नहीं आया कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। आधे घंटे चलने के बाद भी मुझे वह गांव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। वह कहने लगी, हम कब से चल रहे हैं, आपका वह गांव कब आएगा? मैंने कहा, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। ये सुनकर वह मुझे शक भरी नजरों से देखने लगी। कहने लगी, ऐसा करो, आपको जहाँ जाना है आप जाओ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैंने कहा, इस बारिश में आप कहाँ जाओगी? वह कहने लगी, कहीं भी जाऊंगी, मुझे आपकी नीयत ठीक नहीं लगती। ये कहकर वह अकेले ही दूसरी तरफ चली गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ठीक है, भाड़ में जाओ। अच्छा होता कि यह उन लड़कों के हाथ लग जाती, अच्छा मजा चखाते इसको। एक शरीफ इंसान ऐसे मौके पर भी अपने जज्बात को काबू में रखे हुए है और यह शक कर रही है। इस लड़की का यूं मुझ पर शक करना मुझे बुरा लग रहा था। कुछ ही देर में वह मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैंने सोचा, मेरा क्या है, मैं रास्ता तलाश करके गाड़ी के पास चला जाऊंगा, गाड़ी की सीट पर लेट जाऊंगा, सुबह उठते ही गाड़ी ठीक करवा कर चला जाऊंगा। मैं अभी यही सोच रहा था कि मुझे उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लगी। एकदम से मैं चौंक गया कि अचानक से उसे क्या हुआ। मैं उसकी तरफ भागने लगा जहां से उसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह बस एक बार ही चीखी थी, उसके बाद उसकी आवाज बंद हो गई थी। मैं उसका नाम भी नहीं जानता था कि उसे पुकार कर पूछता कि वह कहाँ है। मैं इधर उधर भाग कर देखने लगा कि उसकी आवाज किधर से आई है। उस वक्त मेरी कोशिश यही थी कि मैं उस लड़की को बचा सकूं। हो सकता है कहीं वह उस लड़के के ही ना हाथ लग गई हो, लेकिन उस लड़की की दोबारा आवाज नहीं आई।
अब मुझे ये डर सताने लगा कि कहीं वह लड़के उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके साथ कुछ गलत ही ना कर रहे हो। मैं अभी यही सोच रहा था कि जब मेरा पर किसी चीज से टकराया, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस चीज से टकराया हूँ। मेरा पाँव फिसल गया क्योंकि जंगल की कच्ची मिट्टी का बार रास्ता कीचड़ में बदल चुका था, जिस पर मैं अपने पैर का बैलेंस नहीं बना पाया। फिर मुझे एहसास हुआ कि वह एक इंसान का शरीर था। मुझे डर लगने लगा, ना जाने कौन है अंधेरे में। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, जैसे ही उसकी टॉर्च जलाई उस पर रोशनी डाली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह वही लड़की थी और बेहोश पड़ी थी। मैंने उसको हिलाया लेकिन वह उठी नहीं। मैंने उसे गोद में उठाया और एक तरफ भागने लगा। पता नहीं उसे क्या हुआ था, वह क्यों बेहोश हो गई थी। वहाँ मुझे सामने ही एक छोटा सा घर दिखाई दिया जो काफी टूटा हुआ था। उस वक्त मेरे लिए वही बहुत था। मैं जल्दी से उस लड़की को उसमें ले गया, जहाँ पर सिर्फ एक टूटी सी चारपाई थी। मैंने उसे वहाँ लेटा दिया। पता नहीं जंगल में वह किसका छोटा सा घर था जो कि टूट चुका था। मैंने दोबारा मोबाइल की रोशनी उसके मुंह पर मारी, उसके हाथों को अपने हाथ से सहलाने लगा, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मैं कभी उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर मलने लगता, कभी उसके सर पर बालों को। मैंने देखा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, शायद उसे सर्दी लग रही थी। मेरी यही कोशिश थी कि वह जल्दी ही होश में आ जाए, लेकिन मेरी हर मुमकिन कोशिश नाकाम थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा क्या करूं उसे बचाने की खातिर, कि तभी मुझसे गुनाह हो गया। उस वक्त शैतान मुझ पर हावी हो गया था, जो मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे एक तरीके से इस लड़की की जान बच सकती है, वरना यह मर जाएगी। और इस वक्त तुम्हें पाप और पुण्य नहीं सोचना चाहिए, एक इंसान की जान बचानी चाहिए। उस वक्त उस लड़की को गर्मी चाहिए थी, इसीलिए मुझे उसकी जान बचाने के लिए मुझे उसके करीब जाना पड़ा। उस लड़की के करीब जाते ही मैं बहक गया था। उस लड़की की जान तो बच गई, लेकिन इज्जत नहीं। उसकी जिंदगी बचाते बचाते मैं उसमें खोने लगा था, और फिर कब हर हद पार कर गया मुझे अंदाजा नहीं हुआ। वह अभी तक बेहोशी की हालत में ही थी। मैं वहाँ बैठकर यही सोच रहा था कि अब क्या करूं क्या नहीं करूं। वो लड़की अगर सच जान गई तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी, ना ये समझने की कोशिश करेगी कि मैंने जो कुछ किया उसे बचाने की खातिर किया। लेकिन जाहिर है मैं एक मर्द था, फरिश्ता नहीं, इसीलिए एक औरत के करीब होकर बहक गया था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन इस बार मेरे जज्बात ने मुझे जरूर धोखा दे दिया था। अब मुझे अपने ऊपर अफसोस होने लगा था। तभी वह लड़की होश में आई। उस वक्त मैं उसकी चारपाई पर नहीं बल्कि सामने मौजूद लकड़ी के एक पट्टे पर बैठा था। मुझे देखकर वह उठकर बैठ गई, कहने लगी, मैं यहाँ पर कैसे? मैंने कहा, तुम बेहोश हो गई थी, क्या हुआ था तुम्हें? कहने लगी, मैंने सांप देखा था और डर के मारे बेहोश हो गई थी। मैंने कहा कि चलो वापस चलते हैं। वह जाने के लिए तैयार भी हो गई। कहने लगी, आपने मुझे बचाया। उसकी आंखों और लहजे से लगा जैसे कि वह मेरी एहसानमंद हो। मैंने कहा, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज से मैं परेशान हो गया था। कहने लगी कि आई एम सॉरी। मैंने एकदम उसकी तरफ देखा था कि मुझे सॉरी क्यों कह रही है। आपको मैंने बहुत गलत समझा, आपको बहुत गलत कहा भी, लेकिन आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी जान बचाए और मेरी हिफाजत भी की। आप सही कहते हैं कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। उसकी बात ने मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मैं उसे कैसे बताता कि मैं भी उन्हीं मर्दों में शुमार हो चुका हूँ, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी वजह से वह आज कहीं की नहीं रही था। चाह कर भी मैं उस लड़की को सच नहीं बता पाया। कुछ ही दूर चलने पर सामने मुझे वह गांव भी नजर आ गया जो रात को कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वहां जाकर मैंने एक घर का दरवाजा खटखटाया, जहां एक पति पत्नी रहते थे। मैंने कहा कि आप इस लड़की को कुछ घंटे के लिए अपने घर में रख लीजिए, मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा कर इसे ले जाऊंगा। वह औरत कहने लगी, ये तेरी कौन है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या कहूँ, तो मैंने कह दिया कि यह मेरी पत्नी है। ये सुनकर वह लड़की मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। अब मैं उन्हें क्या बताता कि वह कौन थी। लड़की शायद मेरी बात समझ गई थी, इसीलिए चुपचाप अंदर चली गई। मैंने एक मैकेनिक को बुलाया और अपनी गाड़ी ठीक करवाई। मैं उस लड़की को लेकर लखनऊ पहुंच गया। शहर आते ही उसने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतरकर शुक्रिया अदा करती हुई चली गई। लेकिन मैं तो जैसे शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने तो उस लड़की की इज्जत को लूट लिया था और उसे एहसास तक नहीं हुआ था। मैं गाड़ी अपने घर की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जो गुनाह मैंने किया था वह छोटा तो नहीं था। एक लड़की की जिंदगी को तबाह कर दिया था जिससे वह अनजान थी।
लेकिन जैसे ही उसकी शादी होगी उसका पति समझ जाएगा और उसके पवित्र होने का सबूत मांगेगा जो उसके पास नहीं होगा, क्योंकि वह खो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे थे, मेरा जमीर मुझे बहुत परेशान कर रहा था कि तुमने ये गुनाह किया। उस लड़की के विश्वास को तुमने चकनाचूर करके रख दिया। मैं क्या जवाब देता, मेरे पास कोई जवाब भी नहीं था। कुछ महीना गुजर गया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस लड़की को सच बता देना चाहिए। मैंने आज से पहले कभी ऐसा गुनाह नहीं किया था। शायद इसीलिए मेरे दिल में उस लड़की के लिए इस कदर फिक्र थी कि मुझे कहीं चैन नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग ने यह फैसला किया कि मुझे उस लड़की को अपना लेना चाहिए, क्योंकि उस लड़की को सारी जिंदगी चरित्रहीन कहकर उसका होने वाला पति उसे पल पल मार देगा या फिर उसे छोड़ देगा। मैंने उस लड़की की तलाश शुरू कर दी। मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि जिससे मैं उसे ढूंढ सकता। मुझे ये डर भी था कि वह मुझे बहुत बुरा भला कहेगी। कुछ दिनों बाद मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर गया तो मेरी हैरानी की हद ही नहीं रही, क्योंकि वह लड़की उसी अस्पताल में थी। लेकिन उसको देखकर मुझे झटका लगा। वह लड़की डॉक्टर से मिन्नतें कर रही थी, उसका बच्चा साफ कर दो। लेडी डॉक्टर कहने लगी 4 महीना गुजर गया है, अब मुमकिन नहीं है। ये सुनकर वह लड़की कहने लगी कि घर वाले मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। डॉक्टर कहने लगे इस तरह के गुनाह का यही अंजाम होता है। वह रोने लगी, कहने लगी मेरे साथ ज्यादती की गई है और मुझे यह नहीं मालूम कि वह कौन आदमी था। ये सुनकर मैं अपने अंदर शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने उस लड़की का पीछा किया और उसके घर का पता चलते ही मैंने अपनी माँ को उस लड़की के घर रिश्ता लेकर भेज दिया, जो कि उसके घर वालों ने मंजूर भी कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। कुछ दिनों बाद वह दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, मुझे देखकर वह हैरान हो गई। कहने लगी आप? मैंने कहा जी मैं। वह कहने लगी कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि मैं शादी के काबिल ही नहीं रही। लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी, मैंने उसे सच बता दिया। मैंने कहा कि वह जो चाहे मुझे सजा दे दे। वह रोने लगी, कहने लगी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कुछ वक्त तो लगा, लेकिन वह ठीक हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी गलती मान चुका था और उसे अपना भी लिया था।